हाय एवरीवन, वेलकम टू एसएससी एग्जाम्स मेंटर। सो अभी आपका 13 अक्टूबर को जो CBT 2 होने वाला है, आई नो कि आप सब उसके लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे होंगे और आपकी कितनी प्रिपरेशन हुई है CBT 2 एग्ज़ाम में क्वांट सेक्शन के रिगार्डिंग, वो आप आज के लेक्चर के द्वारा जज करके समझ सकते हो। जैसे आज मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूँ, तो आप एक एक करके देख सकते हो कि क्वेश्चंस का क्या एग्जैक्ट लेवल रहने वाला है और इनमें से कितने क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो जा रहे हैं और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का क्या राइट अप्रोच हो सकता है। ओके, सो लेट अस लुक एट क्वेश्चन नंबर 1। देखो, भले ही यहाँ पर हिंदी में क्वेश्चन आपको नहीं दिख रहा है, राइट, बट फिर भी यहाँ पर जब मैं एक्सप्लेन करूँगा तो आपको फिर भी काफ़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। क्या दिया हुआ है? इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x² minus 3x plus a equal to 0 are in the ratio 1:2, then find the value of a। सो बेसिकली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ रूट्स होंगे। रूट्स का रेशियो क्या दिया हुआ है? रूट्स का रेशियो दिया हुआ है 1:2 और आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि a का वैल्यू फाइंड आउट करके मेरे को बताओ। अब मेरे को एक बात बताओ कि a का वैल्यू यदि आपको फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है या फिर जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में सोचते हो तो आपको क्या सब समझ में आता है? एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स निकालना होता है, दूसरा रूट्स का सम वाला फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 है तो अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a होता है। और आपने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पढ़ा होगा जब जो c/a होता है यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c होता है। यहाँ पर यदि मैं आपसे पूछूं कि मेरे को ये बताओ कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, यदि मैं आपसे पूछूं कि मेरे को बताओ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, बेसिकली रूट्स को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? आप आसानी से बता पाओगे a/2। अब जरा मेरे को एक बात बताओ, यदि मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लूँ तो आप पुट कर दोगे यहाँ, जो भी वैल्यू आएगा वो किसके इक्वल होगा? वो a/2 के इक्वल होगा। अब यदि वो a/2 के इक्वल होगा तो आप a का वैल्यू यहाँ से इजीली फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो समझ में आ रहा है कि a/2 होगा। सम ऑफ रूट्स के बारे में थोड़ा सा सोचते हैं। अब मेरे को एक बात बताओ, यदि मैं आपसे पूछूं कि मेरे को सम ऑफ रूट्स बताओ, तो देखो सम ऑफ रूट्स क्या होगा यहाँ पर? माइनस ऑफ -3/2। सम ऑफ रूट्स क्या होगा? माइनस ऑफ -3/2। सो सम ऑफ रूट्स क्या होगा? सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 3/2। अब देखो यहाँ पर रूट्स का रेशियो क्या है? 1:2 दिया हुआ है। सो एक काम करो, आप यहाँ पर आप मान लो कि एक रूट है m, तो ऑब्वियस है दूसरा रूट क्या हो जाएगा? 2m हो जाएगा, क्योंकि तभी तो रेशियो 1:2 रह पाएगा। 1:2 यदि है रेशियो तो एक रूट यदि m होगा तो दूसरा रूट क्या होगा? दूसरा रूट 2m होगा। अब मेरे को एक बात बताओ, m + 2m करो यहाँ से, ये किसके इक्वल हो जाएगा? 3/2 के इक्वल हो जाएगा। सो 3m = 3/2। सो यहाँ से m का वैल्यू मिल जाएगा। m का वैल्यू क्या आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। 3 और 3 एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। सो m का वैल्यू क्या आ गया? 1/2 आ गया। अब मेरे को एक बात बताओ, यदि m का वैल्यू 1/2 आ गया तो बेसिकली इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या रूट्स हैं वो सारे रूट्स आप आसानी से निकाल सकते हो। देखो बेसिकली एक रूट m है, दूसरा रूट 2m है। मान लो जो रूट m है, m का वैल्यू क्या है? 1/2। दूसरा रूट क्या है? 2m है। तो देखो m का वैल्यू पुट करोगे इसमें तो 2 × 1/2। सो बेसिकली एक रूट तो 1/2 है, दूसरा रूट क्या है? दूसरा रूट 1 है। एक रूट यदि 1/2 है तो दूसरा रूट क्या है? दूसरा रूट 1 है। देखो यहाँ पर क्या हम लोगों ने लिखा है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखा है। अब यदि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखा है तो मेरे को बताओ एक रूट है 1/2 और दूसरा रूट क्या है? दूसरा रूट है 1। दूसरा रूट क्या है? 1 है। सो बेसिकली दिस इज इक्वल टू a/2। 1/2 × 1 = a/2। देखो 2 और 2 एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। सो क्या मिला आपको यहाँ से? a का वैल्यू 1 मिल चुका है। a का वैल्यू यदि 1 है तो क्या है राइट आंसर? राइट आंसर है ऑप्शन डी, राइट। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कभी आपको रूट्स निकालना पड़ जाएगा। हाय शेख अब्दुल्ला, गुड आफ्टरनून। अब जरा देखो आप यहाँ पर क्या दिया हुआ है? फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। क्या सब करना पड़ा आपको? आपको ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी सॉल्व करो तो 3 ही 4 चीज़ें होती है। या तो रूट्स निकालना पड़ जाएगा, या तो कोई रूट पुट करके आप सॉल्व कर सकते हो, या फिर सम ऑफ रूट्स करना पड़ेगा अप्लाई, या फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करना होगा अप्लाई। आप यहाँ पर ना एक काम और भी कर सकते थे। पता है क्या कर सकते थे? एक बार यदि ये समझ में आ रहा था ना कि एक रूट 1 है, एक रूट क्या है? 1 है, आप इसमें 1 पुट कर देते तो ये क्या हो जाता? 2 × 1 का स्क्वायर दैट इज 2।
-3 इंटू 1 सो -3 प्लस a इक्वल टू 0। आप यहाँ से भी ना a का वैल्यू क्या कर सकते थे, फाइंड आउट कर सकते थे। इसे आप सॉल्व करते तो क्या लिखते, -1 प्लस a इक्वल टू 0। सो बेसिकली a इक्वल टू 1 आंसर हो जाता है। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का बहुत सारा वे होता है। ओके, लेट अस लुक एट क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो कोई भी एग्जाम यदि आप देने जाते हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है, खास करके कम्पिटिटिव एग्जाम्स में, कि सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चंस से आपको डील करना होगा। ठीक है, और सर्कल में जो टेंजेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं ये तो आपको अक्सर देखने को मिल जाते हैं। देखो एरिया, सर्कमफेरेंस सब तो दिखेगा ही आपको टेंजेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको काफ़ी ज़्यादा इन एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। सो क्या दिया हुआ है, फ्रॉम ए पॉइंट Q the length of the tangent to a circle is 21 centimeter and the distance of Q from the center O of the circle is 29 centimeter। बेसिकली आपसे रेडियस फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा है। चलो थोड़ा सा एक आप सर्कल यहाँ पर ड्रॉ कर लो। ठीक है, अब देख रहे हो यहाँ पर ना सर्कल के सेंटर का ना नाम भी दिया हुआ है। यूजुअली ओ ही होता है सेंटर। जब आप क्वेश्चन सॉल्व भी करते होंगे नॉर्मली हम लोग ना ओ को ही सेंटर मानते आ रहे हैं बचपन से। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि सेंटर क्या है, सेंटर है। देखो कोई पॉइंट Q है, Q से क्या किया गया कि इस सर्कल पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया। क्या किया गया, एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया। सो बेसिकली ये पॉइंट है Q और ये क्या है, टेंजेंट है। क्या दिया हुआ है कि Q से जब टेंजेंट ड्रॉ किया गया तो इस टेंजेंट का लेंथ क्या निकल के आया, टेंजेंट का लेंथ निकल करके आया 21 सेंटीमीटर। अब आप देखो और क्या दिया हुआ है कि डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर O ऑफ द सर्कल, ये भी दिया हुआ है। ये किसके इक्वल है, ये है 29 सेंटीमीटर के इक्वल। अब जरा देखो ये जो टेंजेंट सर्कल को जिस पॉइंट पर टच कर रहा है, आप यदि यहाँ से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। सो बेसिकली ये क्या बन गया, ये बेसिकली 90 डिग्री आपको दिख रहा है यहाँ पर। ये बेसिकली क्या है कि राइट एंगल ट्राइंगल है। जब आप राइट एंगल ट्राइंगल सोचते हो तो पाइथागोरस थ्योरम आपके माइंड में आता होगा, h² = pa² + ba², राइट। लेकिन यहाँ पर आप h p b को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। अब देखो यहाँ पर रेडियस ही तो फाइंड आउट करना है। इसका भी आप चाहो तो कुछ नाम दे सकते हो, मान लो इसका इस पॉइंट का नाम है P। सो बेसिकली यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पर OQ का स्क्वायर, ये OQ क्या, इस राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री के अपोजिट साइड जो होता है वही तो हाइपोटेनस होता है। सो OQ का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। ओके, किसी ने आंसर दिया है आई गेस 20 सेंटीमीटर। हाँ 20 सेंटीमीटर राइट आंसर है, करेक्ट। ट्रिपलेट से भी यहाँ पर ना आप आसानी से याद रख सकते हो, जैसे 3 4 5 5 12 13, उसी टाइप से आप ये भी याद रख सकते हो कि बेसिकली क्या सब होगा 20 21 29 भी क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। देखो OQ किसके इक्वल है 29, राइट। 29 देखो ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है, रेडियस जो फाइंड आउट करना है वो भी सेंटीमीटर है। सो इसलिए हम लोग सेंटीमीटर का ज़्यादा ध्यान नहीं रख रहे हैं। देखो OP किसके इक्वल है, R के इक्वल है। PQ किसके इक्वल है 21। ओके, इसे अब 29 का स्क्वायर ना आपको याद रहना चाहिए, ये 841 होता है। 21 का स्क्वायर आपको याद रहना चाहिए, ये क्या होता है 441 होता है। इसे आप सिंप्लीफाई करोगे तो R² = क्या आ जाएगा 841 - 441। ये किसके इक्वल होगा, ये 400 के इक्वल होगा। यहाँ से स्क्वायर रूट लोगे तो R का वैल्यू क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, यहाँ से R का वैल्यू क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। सो 20 सेंटीमीटर। देखो -20 आप नहीं ले सकते, रेडियस सर्कल का निगेटिव नहीं हो सकता ना। या फिर यदि आप याद रखो ना 20 21 29, फिर तो ये क्वेश्चन ना 5 सेकेंड का भी नहीं, आप पढ़ोगे जैसे 29 21 दिखेगा तुरंत आप मार्क कर दोगे 20 सेंटीमीटर। लेकिन ये पता है कब होता है, जब आप काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, फिर याद नहीं करना पड़ता है, फिर चीज़ें याद रह जाती है। ओके चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्या दिया हुआ है, इफ ए प्रोडक्ट ऑफ 0.225 0.36 एंड ए नंबर n। सो बेसिकली यहाँ पर ना देखो 0 पॉइंट प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है, सिंपल मल्टीप्लीकेशन। सो क्या दिया हुआ है कि यदि 0.225 को 0.36 से मल्टीप्लाई करोगे और फिर उसको यदि n से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा 243 मिलेगा आपको। आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपको पूछा जा रहा है n का वैल्यू फाइंड आउट करके बताओ। और ये तो आसान है, बस कैलकुलेशन है, थोड़ा सा डिसिमल से डील करना आपको आना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन यदि मिले एग्जाम में तो ये शुड बी एक्सट्रीमली हैप्पी। अब जरा देखो डिसिमल यदि रिमूव करना चाहोगे, डिसिमल के बाद 3 डिजिट है, सो इसे 1000 लिख दोगे आप, राइट। उसके बाद देखो यहाँ पर ये क्या है 0.36 है, सो इसे आप क्या लिख दोगे 36/100 लिख दोगे, इंटू n = 243 कर दोगे आप। देन और क्या सब किया जा सकता है 4 × 9 करोगे, 4 × 25 करोगे, देन 25 × 1 करोगे, 25 × 9 करोगे। देन देखो 9
से इसे डिवाइड कर सकते हो आप क्या, 2 + 4 + 3 क्या होता है, 9 होता है। सो ये 9 से डिवाइड कर सकते हो इसे, 9 × 2 एंड 9 × 7 आ जाएगा। सो ये 9 × 1 हो चुका है। देन 9 × 1 करोगे, 9 × 3 करोगे। अब देखो यहाँ पर नंबरेटर में क्या बचा, 1 × 1 × n, और ये सब भी क्या हो चुका है यहाँ पर। अच्छा 1000 है अभी भी, सो 1 × 1 × n डिवाइडेड बाय 1000 एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू 3। सो n का वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा, n का वैल्यू किसके इक्वल आएगा, 3000 के इक्वल आएगा। n का वैल्यू किसके इक्वल आएगा, 3000 के इक्वल आएगा। हाय से आई गेस आपने कहीं कैलकुलेशन एरर की होगी, राइट। क्योंकि एक बार फिर भी मैं खुद का भी चेक कर लेता हूँ, 4 × 9, 4 × 25, 25 × 9, हाँ नहीं 3000 ही राइट आंसर है, यस 3000 राइट आंसर है। ओके अब जरा देखो, जब आप कोई सा भी कम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हो, खास करके आरआरबी वाला या एसएससी वाला, राइट, या फिर इवन बैंकिंग एग्जाम से भी ना, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपके लिए, और आसान क्वेश्चंस आते हैं यूजुअली इस टॉपिक से। देखो क्या पूछा जा रहा है, राकेश ट्रेवल्स इन ए कार एट 50 km/h for 2 hours, on a bike at 35 km/h for 2 hours, and in a train at 100 km/h for 4 hours। और बेसिकली आपसे राकेश का एवरेज स्पीड पूछा जा रहा है। मेरे को एक बात बताओ, जब भी स्पीड सुनते हो माइंड में ये जरूर आता होगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। अब यदि एवरेज स्पीड पूछा जा रहा है राकेश का, तो देखो दो केस में तो आवर इक्वल है, लेकिन थर्ड में क्या है, आवर अलग है। जब वो ट्रेन से जा रहा है तब वो 4 आवर्स के लिए ट्रेवल करता है। सो बेसिकली यहाँ पर यदि आपको एवरेज स्पीड फाइंड आउट करना है तो सिंपली क्या करना होगा कि टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और बेसिकली कितना टाइम लगा है। अब मेरे को एक बात बताओ, 50 km/h से जब कार में ट्रेवल किया है तो 2 आवर्स के लिए किया है। सो 50 × 2 आवर्स में कार से वो 100 किलोमीटर ट्रेवल करेगा। एक और चीज़ देखिए, km/h है, आवर है, km/h आवर, km/h आवर, आंसर भी km/h में करना है। सो यहाँ पर अब आपको ना ज़्यादा केयरफुल नहीं रहना है km/h मीटर/सेकेंड में, क्योंकि सारे वैल्यूज आवर्स में है, km/h में। मान लो कहीं पर भी मीटर/सेकेंड सब होता तो थोड़ा सा आपको केयरफुल होना पड़ता। ओके, सो 50 × 2 क्या 100 है। देखो बाइक से कितना ट्रेवल करेगा, 35 × 2 70, 100 × 4 क्या 400। सो ये तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है, राइट। टाइम टेकिंग क्या है, 2 + 2 दैट इज 4, 4 + 4 दैट इज 8। सो देखो क्या मिला, 100 + 400 क्या होता है 500, 500 + 70 क्या होता है 570। अब देखो इसे थोड़ा सा डिवाइड करो, 2 × 4 करोगे तो 2 × 28 आएगा, 28 × क्या होता है 2, 56 होता है 10, सो 5। देखो ये 4 से पूरा डिविजिबल तो नहीं होगा, 4 × से 1 करोगे तो 28, 5 दिख रहा है आपको। सो 4 × 1 करोगे आप, सो बेसिकली 4 × 1 करोगे तब भी 1 रिमाइंडर आ जाएगा। अब एक चीज़ देखो, डिसिमल के बाद वाला वैल्यू ना आप चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन ना यूजुअली जब भी आप कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हो ना, आपको ऑप्शंस पर नजर रखना होता है। 7 से स्टार्ट हो रहा है, ओके, यहाँ सारे 7 से स्टार्ट हो रहे हैं, थोड़ा सा और कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जैसे ही 1 आ जाता है, एक बार नज़र डालो, एक ही में 1 दिख रहा है। सो आपको ना पूरा सॉल्व ही नहीं करना है, ऑप्शन सी क्या है यहाँ पर राइट आंसर आपका। बाकी देखो इसे कैलकुलेट करने जाओगे तो इजीली आप देख लोगे कि 1 जो रिमाइंडर है डिसिमल दोगे, देन ऑब्वियस है 0.25 उसके बाद में आ जाएगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सो एवरेज स्पीड वाले क्वेश्चन से आपको डील करना पड़ सकता है। हाँ, आपका आंसर सही था, 71.25 किलोमीटर। ओके, देखो इफ यू लुक एट क्वेश्चन नंबर 5, क्या दिया हुआ है, द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज 35√2 सेंटीमीटर। देखो आगे हम लोग अभी पढ़ने नहीं जा रहे हैं, बट आपको एक बात पता है, जब आप डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर पढ़ते हो ना, आपके माइंड में आना चाहिए डायगोनल क्या होता है स्क्वायर का, √2 इंटू जो साइड का लेंथ होता है इस स्क्वायर का। सो पढ़ते तो आपको कि डायगोनल 35√2 सेंटीमीटर है, लेकिन साथ ही साथ आपको क्या इंटरप्रेट करना चाहिए कि ये जो स्क्वायर है इसके साइड का लेंथ 35 सेंटीमीटर है, तभी आप ना तेजी से सॉल्व कर पाओगे। क्योंकि यहाँ पर तो बहुत छोटा सा कैलकुलेशन है। मान लो स्क्वायर के साइड का लेंथ a है, तो फार्मूला क्या होता है, √2 इंटू ए ही तो अप्लाई करते हो आप स्क्वायर के डायगोनल के लिए। देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, a का वैल्यू क्या आ गया 35 सेंटीमीटर आ गया। हुज एरिया इज 161। देखो एंड में मैं थोड़ा और भी शॉर्टकट बताऊंगा अभी, बट पहले इसे हम लोग थोड़ा सा प्रोसेस से सॉल्व कर रहे हैं। एंड में बताऊंगा कि कैसे आप बहुत ही सिंपली इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते थे। देखो यहाँ पर a = 35 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि स्क्वायर का जो एरिया है वो सर्कल के एरिया से 161 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है। सो एक काम करें, स्क्वायर का एरिया निकालें। स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए क्या करना होगा, a स्क्वायर
सो बेसिकली 35 सेंटीमीटर का स्क्वायर। देखो सारे वैल्यू सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो आप चाहो तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर सब लिखना अवॉइड भी कर सकते हो। अब 35 का स्क्वायर ये तो बहुत ज़्यादा आसान है, सिंपल 5 का स्क्वायर क्या 25, 3 में 1 ऐड करोगे 4, 4 इंटू 3 क्या 12। सो यहाँ से क्या मिल गया 1225 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये किसका एरिया है, ये बेसिकली स्क्वायर का एरिया है। अब यहाँ से देखो क्या सर्कल का एरिया निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो, सर्कल का एरिया क्या है, सर्कल का एरिया सिंपली स्क्वायर के एरिया से 161 सेंटीमीटर स्क्वायर ज़्यादा है। स्क्वायर क्या है द टर्म है, मीन सर्कल का ज़्यादा है बाय 161 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 1225 प्लस 161 सेंटीमीटर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो यहाँ से भी आप इसे और सिंप्लीफाई करोगे तो क्या लिख सकते हो सर्कल के एरिया के लिए पाई आर स्क्वायर, पाई के बदले क्या लिखोगे 22/7, सो पाई आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1386। अब देखो और यहाँ पर और आप क्या कर सकते हो 22 इंटू 1 राइट, एंड 22 इंटू बेसिकली क्या यहाँ से निकल करके आ जाएगा आपको 22 इंटू 6 दैट इज 132, 6 सो 22 इंटू 3, सो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, आर स्क्वायर इक्वल टू 63 इंटू 7 मिला। आप चाहो तो मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, या फिर आप इस तरीके से भी सोच सकते हो 7 इंटू 9 इंटू 7, सो 7 का स्क्वायर है और 9 क्या है 3 का स्क्वायर है, सो रेडियस क्या आ जाएगा 21 सेंटीमीटर आ जाएगा। सो आप अपने अपने वे में कैलकुलेशन यहाँ से कर सकते हो। रेडियस क्या मिलेगा आपको 21 सेंटीमीटर मिल जाएगा। सर्कमफेरेंस पूछा जा रहा है, सो 2 इंटू 22/7 इंटू 21, सो देखो क्या आंसर आ गया 132। लेकिन पता है आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना एग्जाम हॉल में जब इस टाइप के ऑप्शंस आपको दिखे तो आपको पूरा सॉल्व नहीं करना था, पता है क्यों। अब जरा मेरे को एक बात बताओ, यदि सर्कमफेरेंस आपसे निकालने के लिए कहा जा रहा है तो सर्कमफेरेंस सर्कल का जब आपसे पूछा जाता है तो आप 2πr तो जरूर सोचते हो कि 2πr होगा। अब जरा देखो जो भी आपके पास 4 ऑप्शंस हैं उन 4 ऑप्शंस में कहीं भी आपको डेसिमल दिख रहा है क्या, कहीं भी आपको डेसिमल नहीं दिख रहा है। और 2πr क्या होता है 2 इंटू 22/7 इंटू आर। अब यदि कहीं भी डेसिमल नहीं दिख रहा है और 2 इंटू 22/7 में 7 है डिनोमिनेटर में, सो बेसिकली इंटू आर है। सो इससे क्या समझ में आ रहा है कि आर जो है वो 7 का मल्टीपल है, आर जो है वो 7 का मल्टीपल है। ओके, अब यदि आर यदि 7 का मल्टीपल है तभी तो कहीं डेसिमल नहीं दिख रहा है, तभी तो कहीं डिवाइडेड बाय 7 सब नहीं दिख रहा है, कहीं भी आपको कुछ फ्रैक्शन जैसा नहीं दिख रहा है। सो पता है इससे क्या पता चला कि ये r जो है वो 7 का मल्टीपल होगा। सो 7 2 और 22 को तो नहीं डिवाइड कर पाएगा, r को शायद कर पाएगा। सो इस पर फोकस करो, 2 इंटू 22 क्या होता है 44 होता है। सो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि इनमें से जो ऑप्शन, मैं गारंटी के साथ नहीं कह रहा, हो सकता है कुछ ऑप्शंस में मतलब 8 से ज़्यादा ऑप्शन 44 का मल्टीपल दिख जाए राइट। या फिर आप 2 इंटू 22 42 करके नहीं सोचो, आप 22 करके सोचो कि देयर आर वेरी गुड चांसेस कि इनमें से शायद कोई एक ही ऑप्शन होगा जो 22 का मल्टीपल होगा। देखो 22 इंटू 6 होता है 132 और 22 इंटू 7 होता है 144, ये भी मल्टीपल नहीं है, सिर्फ ये मल्टीपल है, ये भी मल्टीपल नहीं है। तो आप आसानी से मार्क कर सकते थे ऑप्शन सी। या फिर एक तरीका और भी होता है कि जब भी आपको ना पाई से रिलेटेड वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना हो और आपके पास एग्जाम हॉल में बिल्कुल भी टाइम नहीं हो, तो आपको देखना होता है कि जो भी आपके पास अवेलेबल ऑप्शंस हैं उनमें से कौन कौन सा ऑप्शन 11 का मल्टीपल है या बेसिकली 11 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। यदि आप इन सारे ऑप्शंस पर नज़र डालोगे तो सिर्फ ऑप्शन सी है जो 11 का मल्टीपल है, बाकी ऑप्शंस 11 का मल्टीपल नहीं है। तो इस तरीके से आप कुछ कुछ क्वेश्चंस में शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपका ना बेसिक्स अच्छा होना चाहिए। उससे क्या होता है कि क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्वीक करके भी पूछा जाए तब भी आप सॉल्व कर लेते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो नंबर सिस्टम से रिलेटेड है, एलसीएम एचसीएफ सबसे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा फॉर 2 नंबर्स, क्या फार्मूला है होता है वो, फॉर 2 नंबर्स एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, या फिर कह सकते हो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स राइट। सो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, आप अपने अपने वे में से आप याद रख सकते हो। अब मेरे को एक बात बताओ, एलसीएम क्या है, एलसीएम इज इक्वल टू 936, एचसीएफ क्या है, एचसीएफ 4 है, उसके बाद वन ऑफ द नंबर्स क्या है 72 इंटू क्या है सेकेंड नंबर। यहाँ से देखो अदर नंबर ही तो पूछा जा रहा है। अब मान लो ये फर्स्ट नंबर आप चाहते हो तो इसे सेकेंड भी मान लेते हो, उससे क्या ही फर्क पड़ता है राइट। देखो 72 इंटू सेकेंड नंबर, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, 4 इंटू 1 करोगे, 4 इंटू 18 करोगे, 18 इंटू 1 करोगे तो 50,
18 इंटू 5 करोगे तो 90 आएगा, 3 6 सो 18 इंटू 2। सो बेसिकली सेकेंड नंबर किसके इक्वल आ गया, अनदर नंबर किसके इक्वल आ गया, 52 के इक्वल आ गया। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एक चीज़ और, ये फार्मूला बस 2 नंबर्स के लिए वैलिड होता है, इसे कभी भी आप 3 नंबर्स के लिए अप्लाई मत करना। हाँ 52 राइट आंसर है। ओके, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और नंबर सिस्टम से ना, ठीक है आप ये सब क्वेश्चंस पढ़ते हो कि 3 बेल जो है सो बजा इतना इतना टाइम पे, या इस नंबर को डिवाइड करने पर ये रिमाइंडर बचता है, लेकिन इस फार्मूला से भी अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपने पढ़ा भी होगा पहले इस फार्मूला को। हेलो, ओके, लेट अस लुक एट क्वेश्चन नंबर 7। ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। ए बी सी का पूरा पूरा वैल्यू दिया हुआ है, कुछ फाइंड आउट भी नहीं करना है, बस ए बी बाई सी बेसिकली कैलकुलेशन ही यहाँ पर चेक किया जा रहा है आपका। सो क्या दिया हुआ है, ए बी बाई सी। ए बी यहाँ पर क्या है, ए किसके इक्वल है, 17/99 इंटू 13/47। देखो ए बी बाई सी के बारे में सोचोगे आप तो बाई सी में क्या आ जाएगा, 34/33 आ जाएगा, 34/33 आ जाएगा। इसे आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या लिखोगे, 17/99 इंटू 13/47। ये 34/33 क्या बन जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा, 33/34। अब जरा देखो 33 इंटू 1, 33 इंटू 3, 17 इंटू 1, 17 इंटू 2, और देखो और कहीं सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकता, 1 इंटू 13 इंटू 1 दैट इज 13। सो देख रहे हो पूरा डिनोमिनेटर आपने कैलकुलेट भी नहीं किया, आपने पूरा डिनोमिनेटर कैलकुलेट भी नहीं किया, बस आपने ये देखा कि और कहीं कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकता है। 13 ना ही 3 को डिवाइड कर पाएगा, ना ही 3 13 को कर पाएगा, 47 13 सब भी नहीं हो पाएगा, कुछ कैलकुलेशन 13 2 भी नहीं हो पाएगा। अब चाहते तो ये मल्टीप्लाई कर सकते हो, 47 इंटू 2 होता है 94, 94 इंटू 3 होता है 182, लेकिन आपको ये करने का नीड भी नहीं था। आप 13 देखते नंबरेटर में, और यहाँ पर लकीली एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में ही बस 13 नंबरेटर में, सो आप आसानी से मार्क कर सकते थे ऑप्शन बी को। सो एग्जाम हॉल में ना जब भी किसी क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हो, आपको ऑप्शंस पर भी नज़र रखना होता है। कई बार हम लोग अननेसेसरी का काफ़ी कुछ कैलकुलेट करने लग जाते हैं। हाँ विकास, 13/22 राइट आंसर है। ओके देखो, अब ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये एवरेज टॉपिक से है। देखो इंडिया में जो बहुत सारे लोग हैं क्रिकेट से, मोस्ट ऑफ द लोग ऑब्सेस्ड हैं, तो ये क्रिकेट वाले क्वेश्चंस अर्ली डेज में थोड़ा सा मतलब आप ये कह सकते हो जो हमारी फीमेल एस्पायरेंट्स कम्युनिटी होती है उनको थोड़ा सा होता है प्रॉब्लम, लेकिन मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए जो एवरेज में जो क्रिकेट सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, उनका यदि नहीं भी एवरेज का कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है ना, तब भी वो सॉल्व कर लेते हैं। सो बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन यदि आप किसी ऐसे स्टूडेंट को पूछो या फिर किसी स्कूल स्टूडेंट को भी पूछोगे, वो भी कैलकुलेट करके बता देगा, क्योंकि हर कोई इतना ज़्यादा मैच देखता है इंडिया में। ओके, सो लेट अस लुक एट क्वेश्चन नंबर 8। क्या दिया हुआ है, टीम इंडिया स्कोर्ड runs in the first 30 hours in an ODI match at an average of 5.6 runs per hour. So first 30 hours में इंडिया जो है सो 5.6 रन्स पर आवर के एवरेज से रन बनाता है। What is the required runs per hour in the remaining 20 hours? So basically first 30 hours इंडिया बैटिंग कर चुका है, अब आखिरी के 20 ओवर्स में क्या है रिक्वायर्ड रन रेट, आप अक्सर कमेंट्री में सुनते होंगे, ठीक है, जिससे टीम क्या कर पाए, टीम 320 का टारगेट इजीली अचीव कर पाए। सो बेसिकली टीम इंडिया को टोटल 50 ओवर्स में 320 रन्स बनाने हैं। तो पहले आप ये देखो कि फर्स्ट 30 ओवर्स में टीम इंडिया ने कितना रन स्कोर कर लिया। अब देखो इसे आप सिंप्लीफाई करोगे तो आसानी से ये 168 आ जाएगा, राइट। चलो एनीवे यदि आप उस तरीके डायरेक्ट नहीं करोगे तो इस तरीके से देखो, 56 इंटू 3 क्या होता है, 168 होता है। सो फर्स्ट 30 ओवर्स में इंडिया 168 रन बना चुका है। टारगेट कितने का है, 320 का है। सो बेसिकली कितना रन जो है सो इंडिया को और बनाना है। अब जरा देखो आप 320 में से 160 सब्सट्रैक्ट करते तो क्या आता, 160 आता, लेकिन 8 और सब्सट्रैक्ट कर रहे हो तो 152 आ जाएगा। सो इंडिया को अभी 152 रन स्कोर करना है, और इंडिया के पास कितने ओवर्स है, कितने रिमेनिंग ओवर है, 20 ओवर है। सो रिक्वायर्ड रन रेट कैसे निकालोगे आप, कितना रन इंडिया को बनाना है, राइट, और इंडिया के पास ओवर कितना है, सो 152/20। इसे देखो 2 इंटू 10 करोगे, 2 इंटू 76। देखो आप चाहो तो इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हो, आप चाहो तो 2 इंटू 5 करोगे, 2 इंटू 38 करोगे, बट 38/5 सब कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। जैसे ही 76/10 देते हैं, आपको तो खुश होना चाहिए कि अब तो यहाँ पर कुछ कैलकुलेट नहीं करना है, सिंपली 10 से डिवाइड करना है। सो 7.6 रन पर ओवर, राइट, 7.6 क्या है करेक्ट आंसर है।
ओके, अगेन ये टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है. सो लेट अस लुक एट क्वेश्चन नंबर 9. ओके, क्या दिया हुआ है? ए स्टूडेंट वॉक्स फ्रॉम हिज हाउस एट 2.5 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेज हिज स्कूल 6 मिनट्स. ओके, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ते हो ना, आपको ना टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस सब में किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड, ये सब वाला जब इन्फॉर्मेशन या मिनट में दिया हुआ रहता है, थोड़ा सा केयरफुल हो जाना होता है कि शायद मेरे को ध्यान रखना होगा कि कुछ वैल्यूज किलोमीटर पर आवर में, तो कहीं कुछ वैल्यूज मिनट में है. सो यदि ये किलोमीटर पर आवर में, ये मिनट में है, तो तुरंत क्या करना है, इसे आवर में बदल लो. 6/60, क्योंकि देखो इसे मीटर पर सेकेंड में बदल भी लोगे तो फिर इसे सेकेंड में बदलने जाओगे, क्यों इतना एफर्ट्स डालोगे, सो इसे आवर में बदल लो. ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1/10 आवर्स. सो यदि 2.5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कोई स्टूडेंट वॉक करता है अपने घर से, तो स्कूल वो 6 मिनट पहले पहुंच जाता है, 6 मिनट आफ्टर स्कूल टाइम. स्कूल का जो टाइम है उससे 6 मिनट बाद पहुंचता है. सो बेसिकली 1/10 आवर बाद पहुंचता है. नेक्स्ट डे वो स्टूडेंट क्या करता है, अपना स्पीड इंक्रीज कर लेता है, क्योंकि पहले वो लेट हो चुका है 6 मिनट्स. सो कितना से इंक्रीज करता है, 1 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज करता है. देखो बेसिकली यहाँ पर अब उस स्टूडेंट का स्पीड क्या है, 2.5 + 1 दैट इज 3.5 किलोमीटर पर आवर. ओके, एंड रीचेज हिज स्कूल 6 मिनट्स बिफोर स्कूल टाइम. स्पीड बढ़ाया 1 किलोमीटर पर आवर. अब क्या हुआ, अब वो 6 मिनट्स पहले पहुंच चुका है. इस 6 मिनट्स को भी आवर में बदलोगे तो क्या करोगे, 60 से डिवाइड ही तो करना होगा. सो बेसिकली 1/10 आवर पहले पहुंच चुका है. आपसे पूछा जा रहा है कि मेरे को बताओ कि जो स्कूल है वो उसके घर से कितना किलोमीटर दूर है. ओके, चलो एक काम करो, मेरे को एक बात बताओ. पहले जब स्टूडेंट अपने घर से स्कूल जा रहा होगा, या बाद में सेकेंड केस जो दिया हुआ है, जब वो अपना स्पीड बढ़ा लेता है, दोनों केस में क्या कांस्टेंट है, दोनों केस में क्या इक्वल है. क्या स्पीड बढ़ाने से डिस्टेंस, अब सोचना क्या स्पीड बढ़ाने से डिस्टेंस बदल जाएगा स्कूल और घर का? नहीं, डिस्टेंस एकमात्र चीज़ है जो दोनों में कांस्टेंट है. अब देख रहे हो यहाँ पर स्पीड बदल चुका है, टाइम टेकन में गैप आ चुका है, डिफरेंस आ चुका है. सो आप एक काम करो, आप देखो पहले कितना स्पीड था, 2.5 किलोमीटर पर आवर था. देखो अभी किलोमीटर पर आवर में, वो भी आवर में, ये भी आवर में, ये वाला भी आवर में. सो जब वो 2.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, राइट, सो बेसिकली स्पीड इनटू टाइम. सो आप ये इस क्वेश्चन को पता है कैसे आप सॉल्व कर लो. वैसे बहुत सारे वे हैं, लेकिन जो सबसे बेसिक वे ये है, मान लो कि नॉर्मल टाइम क्या था, नॉर्मली उसे टी टाइम लेना था. मान लो कि नॉर्मली उसे टी आवर लगना चाहिए था. सो जब वो 2.5 के स्पीड से जाता है तो वो 1/10 आवर लेट हो जाता है. सो यदि टी आवर उसे लगना चाहिए था तो t + 1/10, देख लो स्पीड इनटू टाइम, राइट, स्पीड इनटू टाइम. अगेन सेकेंड केस में देखो स्पीड इनटू टाइम करो. सेकेंड केस में स्पीड क्या है, 3.5. अब यदि नॉर्मली उसे t आवर्स लगना चाहिए था, अब वो 1/10 आवर पहले पहुंच जा रहा है. सो t - 1/10. इसे सिंप्लीफाई कर लो. देखो दोनों में डिसिमल के बाद 1 डिजिट है. सो इसे आप सिंपली रिमूव कर सकते हो. 5 × 5 करोगे, 5 × 7 करोगे, 5 × t करोगे, 5t आ जाएगा. देखो 5 × 1/10 करोगे तो 1/2 लिख सकते हो, लेकिन नहीं लिखो, क्योंकि यहाँ ना 7/10 से डील करना होगा, तो फिर इसे रहने देते हैं 5/10 ही. 7 × t तो 7 × t, 7 × -1/10, सो बेसिकली -7/10. अब जरा देखो 7t - 5t करें, 7t - 5t करोगे तो क्या मिलेगा, 5/10 + 7/10. सो देखो बेसिकली यहाँ से क्या मिला, 12/10 = 2t. अब आप एक काम करो, 2 × 1 2 × 6, 2 × 1 राइट, 2 × 6 मिल गया. देन देखो 2 × 3 2 × 5. सो नॉर्मल टाइम क्या मिला, 3/5 आवर्स मिला. क्या मिला, 3/5 आवर्स मिला. सो आप या तो इस वाले में पुट कर दो या तो इस वाले में पुट कर दो. दोनों में क्या होगा, डिस्टेंस आ जाएगा, दोनों में क्या होगा, डिस्टेंस मिल जाएगा आपको. चलो इसमें पुट कर देते हैं. 2.5 दैट इज स्पीड, टाइम टेकन t + 1/10, ये किसके इक्वल है, 3/5 + 1/10, 3/5 + 1/10. इस 2.5 को क्या लिख सकते हो, 25/10. इसे सिंप्लीफाई करोगे तो, या फिर इसे 5/2 भी लिख सकते हो, वो आपकी चॉइस है. 5 × 2 करोगे 10, 3 × 2 करोगे 6. सो बेसिकली यहाँ पर क्या मिला आपको, 6 + 1 / 10 मिला. सो देखो यहाँ पर ये किसके इक्वल आ गया, 25 × 7/100. सो 175/100 ये किसके इक्वल होगा, 1.75 के इक्वल होगा. सो ऑप्शन 2 है राइट आंसर. ऑप्शन 2 क्या है, ऑप्शन 2 राइट आंसर है. मान यदि आप चाहते तो इसमें में भी कैलकुलेट कर सकते थे. 25/10 क्या है, 5/2 है. सो 5/2 इंटू क्या करोगे, 7/10 करोगे.
तो भी आपका आंसर ना वही आएगा 5 इंटू 1 5 इंटू 2 सो 7/4 7/4 भी किसके इक्वल होगा 1.75 के इक्वल होगा। ओके सो ऑप्शन 2 क्या है यहाँ पर आपका राइट आंसर है। देखो कई बार मैंने ये भी देखा है कि टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स अक्सर क्या करते हैं, स्टूडेंट्स ना अक्सर सारे टाइप के क्वेश्चंस के लिए शॉर्टकट ट्रिक याद करने लग जाते हैं। देखो एग्जाम में ज़रूरी तो नहीं होता है कि सेम टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा तो आप काफ़ी ज़्यादा खुश रहोगे कि डायरेक्ट शॉर्टकट लगा दिया और आपका आंसर आ गया। आपका ना बेसिक्स भी क्लियर होना चाहिए। वैसे आप यहाँ पर एक तरीका और भी लगा सकते हो कि जब सपोज स्पीड 2.5 है तो क्या कितना टाइम लग रहा है, टाइम लग रहा है t+1/10। ओके जब स्पीड 3.5 है तब कितना टाइम लग रहा है, तब टाइम लग रहा है t-1/10। ओके सो यहाँ पर बेसिकली आप एक काम और क्या कर सकते हो, जैसे देखो यहाँ पर ये जो स्पीड का रेशियो ले लोगे तो उल्टा लेना पड़ेगा t-1/10 डिवाइडेड बाई t+1/10। सो आप ये सब अप्रोच भी फॉलो कर सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली क्या आपका बेसिक्स क्लियर रहेगा तो कुछ भी पूछा जाएगा आपसे तो आप सॉल्व कर लोगे। लेट अस लुक एट क्वेश्चन नंबर 10। क्या पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल कंप्लीटली बाय बोथ 9 एंड 11। ये तो आसान है, आप जब डिविजिबिलिटी रूल याद करते हो 9 का तो बहुत आसान है कि नंबर में जो भी डिजिट है सबको ऐड कर दो। यदि 9 से डिविजिबल है तो वो 9 का मल्टीपल है, 9 से डिविजिबल है। 11 का भी आसान है, 11 में जैसे अभी हम लोग देखेंगे तो फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। जैसे आप ऑप्शन 1 को देखो, ऐड करो यहाँ पर 1 + 2 + 3 + 4 + 5। 1 2 क्या होता है 3 3 3 क्या होता है 6 6 4 10 10 + 5 15। ऐड करने पे 15 आता है, 15 9 का मल्टीपल नहीं है, 15 9 से डिविजिबल नहीं है तो हम लोग 11 का चेक भी नहीं करेंगे। ऑप्शन 2 को देखो 2 + 7 9 9 + 7 16 16 + 2 दैट इज 18 18 + 1 दैट इज 19 19 8 27। हाँ ये 9 का मल्टीपल है क्योंकि 27 9 से डिविजिबल है, 27 9 का मल्टीपल है। सो ये भी 9 का मल्टीपल है, क्या दो 9 से डिविजिबल है। देखो अब इसी यदि 11 का चेक करना है ना तो क्या करना होगा वो जरा देखो। अब 8 से स्टार्ट करो, 8 से 1 डिजिट छोड़ो फिर आप 2 पर जाओ, फिर अगेन देखो अब यदि आगे जाओगे भी तो 2 के बाद तो कोई डिजिट है ही नहीं। अब ऐड करो इसे 8 + 2 दैट इज 10 10 + 7 दैट इज 17। यहाँ क्या मिला आपको 17 मिला। देखो आप जो डिजिट बच गया है ना उस सबको सिंपली ऐड कर दो। क्या सब बचा है 1 7 8 8 2 10। सो दूसरा क्या बचा 10। इसका डिफरेंस लेना है आपको। डिफरेंस लोगे तो क्या मिला 7 मिला। 7 है क्या 11 से डिविजिबल नहीं है, तो बेसिकली ये 11 से डिविजिबल नहीं है। देखो कब इसे मानेंगे, यदि सपोज कोई ऐसा नंबर आ जाता दोनों का डिफरेंस लेकर के जो 11 से डिविजिबल होता या 0 आता तो वो 11 से डिविजिबल हो जाता। अभी हम लोग और भी ऑप्शंस को चेक करेंगे तो आपके लिए और ज़्यादा आसान रहेगा। ओके चलो आप एक बार ऑप्शन 3 पर नजर डालो। ऐड करो पहले 1 + 8 9 9 + 1 क्या होता है 10 10 + 8 18 18 9 27 9 36। तो ये है तो ये बेसिकली 9 से मल्टीपल 9 से डिविजिबल तो है, 9 का मल्टीपल है, लेकिन आप इस पर फोकस करो। 11 से चेक करते हैं। अगेन 8 से स्टार्ट करो, 8 से 9 पे जाओगे क्या मिलेगा 17 17 से 8 पे आओगे और आगे तो जा ही नहीं सकते। सो 17 8 क्या मिला 25। कौन कौन सा डिजिट मिसिंग है 9 9 + 1 10 10 + 1 11। सब्सट्रैक्ट कर दो 14 14 है क्या 11 से डिविजिबल नहीं है। सो थर्ड भी आपका आंसर नहीं होगा। जैसे ही थर्ड आंसर नहीं होगा फोर्थ को मार्क कर दो एग्जाम हॉल में, इसे अब आपको चेक भी नहीं करना चाहिए। एनीवे फिर भी यदि हम लोग चेक कर रहे हैं तो कर लो 1 + 9 क्या होगा 10 10 + 8 क्या होगा 18। या फिर पता है आप एक काम और भी कर सकते हो, जब आप 9 से चेक करने जाते हो ना जो नंबर 9 है ना उसको तो चेक करना ही नहीं चाहिए, उसके अलावा देख लो 1 + 8 क्या है 9। जैसे इसमें देखोगे 1 + 8 9 1 + 8 9। सो बेसिकली बाकी 9 9 सब पर फोकस भी नहीं करो। वैसे एनीवे फोकस भी करोगे तो टोटल सब क्या है 18 है। 18 है 9 का मल्टीपल, 18 है 9 से डिविजिबल। ओके अब आप यहाँ देखो 11 से चेक करो। 8 से स्टार्ट करोगे 8 + 0 8 8 + 1 9 क्योंकि 9 पे आओगे ना 1 पे आओगे ना 8 + 1 क्या होता है 9। मिसिंग क्या है 9 और 0 दोनों को ऐड करोगे 9 मिलेगा। डिफरेंस क्या है 0 आया। अभी देखो 0 मैंने क्या कहा था या तो 0 आए या फिर कोई ऐसा नंबर आए जो 11 से डिविजिबल हो। देखो 0 आ चुका है। सो बेसिकली आंसर क्या होगा आंसर ऑप्शन 4 है। सो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस अभी जो आपका 13 अक्टूबर को पेपर होने वाला है CBT 2 का उसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। आगे मैं और भी प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊँगा और वे जो प्रैक्टिस सेट होंगे ये बेसिकली
पी वाई क्यू या पी वाई क्यू को देखते हुए जो और भी क्वेश्चंस प्रेडिक्ट किए जा सकते हैं या फिर जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उन्हीं क्वेश्चंस को मैं लेकर के आऊँगा। बाकी यदि आपको किसी चैप्टर पर कोई रिवीजन चाहिए, किसी चैप्टर पर स्पेसिफिकली यदि आपको कोई प्रैक्टिस सेट चाहिए मेरे से, तो आप मेरे को कमेंट करके भी बता सकते हो।